Assalamu alaikum dear students, welcome to our YouTube channel CET Engineering Academy. So dear students, in today's video we will discuss the new chapter that is related to beam deflections. We will discuss here how to find deflections and slope in the beams. So in the first we will discuss how to find deflection using double integration method. There are three methods to find the deflection and slopes in beams. The first method is double integration method. The second method is moment area method, and the third method is conjugate beam method. So here we will discuss how to find the deflections by double integration method. In first we will discuss its derivation, how to derive this formula for the deflection of beam, and in the second part we will discuss some exercise problems and past paper solutions. We will solve it by double integration method. So let's get start. डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ यहाँ पर मैंने एक बीम बनाया है, ठीक है। ये उसका लंग सेक्शन है उस बीम का, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर इस बुक में है, सही है। ये एक बीम है हमारे साथ, ये एक बीम है हमारे साथ, और उस पर लोड लग रहा है, ठीक है, और उस लोड की वजह से ये उसका डिफ्लेक्टेड शेप बन गया है, ठीक है। और उस बीम का यहाँ पर एक सेगमेंट, छोटा सा डिफरेंशियल सेगमेंट, सही है, वो लंगिट्यूडनल सेक्शन का या वो जो लंग सेक्शन है उसका हमारे साथ एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पर बनाया गया, उसमें कुछ डिटेल्स दी गई है और वो मैंने यहाँ पर लिखे गए हैं, सही है। यहाँ पर बनाया हुआ है तो मैं आप लोग को इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर ये इस पर लोड लग रहा है और इस छोटा एरिया को मैंने शो किया हुआ है, ठीक है, और इस छोटा एरिया में यहाँ पर जो लेंथ है इस बीम का लेंथ वो ds है, और फिर लोड लगने के बाद जब ये बीम डिफ्लेक्ट हो जाए, सही है, तो उसका जो यहाँ पर डिफ्लेक्टेड लेंथ होता है इस एरिया का वो dx है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो यहाँ पर ये है कि जो एज्यूम्पशन हमने फ्लेक्सर फार्मूले को डिराइव करने में जो एज्यूम्पशन हमने कंसीडर किए हुए थे वही एज्यूम्पशन यहाँ पर भी कंसीडर है, और उसके साथ साथ दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दो चीज़ें ये कि यहाँ पर हमारे साथ डिफ्लेक्शन जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, सही है, जिस तरह यहाँ पर शो हुआ है वो, ये तो मैंने एग्जेजरेटेड व्यू यहाँ पर बनाया है, वो तक वो कम होती है। और उसके बाद हमारे साथ जो स्लोप होता है, वो स्लोप जो होता है यानी थीटा, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह, बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं होता। और इसी एज्यूम्पशंस की बुनियाद पर हमने ये डेरिवेशंस किए, सही है, स्मॉल स्लोप की बुनियाद पर। तो डिराइवेशन शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस बीम पर लोड अप्लाई करें और ये इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाए तो उसका ये अनडिफ्लेक्टेड शेप और डिफ्लेक्टेड शेप के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं, सही है। ये हमारे साथ y है, और उसके साथ साथ ये जो y होता है उसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है हमारे साथ के स्लोप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे साथ एक डिफ्लेक्टेड शेप है, इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँ इस तरह, इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं, सही है, तो इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको स्लोप बोलते हैं, सही है। मैं थोड़ा क्लियर करके आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ ये एक डिफ्लेक्टेड शेप है, ठीक है, यहाँ पर एक स्लोप में बना रहा हूँ इस तरह। अब इस टेंजेंट का हमारे साथ ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है ना, तो इसको स्लोप बोलते हैं, सही है, इसको स्लोप बोलते हैं। यहाँ पर इस तरह है ना, यहाँ पर स्लोप जो है ना, देखो इस डिफ्लेक्टेड शेप का अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करूँ, सही है, इस तरह मैंने टेंजेंट ड्रा किया, तो इस टेंजेंट से लेकर इस एक्स एक्सिस से जो थीटा बनता है उसको स्लोप बोलते हैं। और यहाँ पर इस तरह हुआ है कि मैंने दो सेक्शन, इस सेक्शन में दो पॉइंट्स लिए है। फॉर एग्जांपल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और इसको मैंने एक जाहिर बात है कि इसका एक सेंटर होगा, और इस सेंटर से मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके साथ मिला लो, और इनके बीच में यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। अब इन दो लाइंस के जो है ना, ये दो लाइंस इसके परपेंडिकुलर ड्रा करो। परपेंडिकुलर लाइन इस तरह ड्रा किया हुआ है, ये इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इसका इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो इन दो लाइन के बीच में जो एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर होंगे, यानी द एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। तो इधर जो ये एंगल है ना डी थीटा, ये स्मॉल एंगल है, ये वाला, ये थीटा जो है ना ये इस डिफरेंशियल एरिया का स्लोप है। यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा ये डी थीटा, अगर इसकी हम डेरिवेशन करें, इसका फार्मूला निकालें और उस पर इंटीग्रेशन हम
फॉर एग्जांपल हम उस फार्मूले पे एक बार इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी पॉइंट पर हम इस बीम में स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर उस इक्वेशन को हम डबल इंटीग्रेट करें तो हमारे साथ फिर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसी के मुताबिक जो है ना डेरिवेशन हम लिखते हैं। तो ये थी उसकी कुछ जनरल बातें। इसके बाद हम आते हैं सही है डेरिवेशन की तरफ। यहाँ पर एक बात ये भी है कि यहाँ पर अनडिफार्म्ड शेप में, यानी इस पर जो पहले लोड ना लगाओ उसमें जो उसका ये लेंथ होता है ना, ये वाला लेंथ, वो डिफार्म्ड जब उस लोडिंग उस पर लग जाए सही है तो वो लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा, सही है, तकरीबन बराबर होता है। ये ds जो है ना वो ds के बराबर होगा। तो अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो स्लोप है ना ये डी थीटा, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो स्लोप है सही है ये बहुत स्मॉल होता है, सही है। सबसे पहले तो ये बात है कि वैल्यू ऑफ स्लोप किस चीज़ के बराबर है। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा, सही है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, डी वाई, हाँ, डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर ये वाई बाय एक्स, यहाँ पर भी डी वाई डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये हमारे साथ इस तरह की, यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या कहा कि इस डेरिवेशन जो हम करते हैं यहाँ पर हमारे साथ स्लोप जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। इस बुक में भी लिखा गया है, सही है, इस बुक में यहाँ पर लिखा गया है ये बात कि इस इलास्टिक कर्व में जो स्लोप होता है एट एनी पॉइंट वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। देखो स्मॉल यहाँ पर लिखा गया है लेकिन बस बाइंडिंग की वजह से ये छुप गया है। ये टेंजेंट थीटा जो होता है वो स्मॉल होता है। अब इसके बाद हमारे साथ स्मॉल एंगल्स के लिए हमारे पास फिर टेंजेंट थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास फाइनली फिर क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एफ एक्स। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको डिराइवेट करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी थीटा बाई डी एफ एक्स इस तरह आ जाएगा फर्स्ट टाइम ऑफ डेरिवेशन, और ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे साथ इक्वेशन बी बन जाएगा, ये इक्वेशन है, सही। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारे साथ ये डी एक्स जो है ना वो डी एस के बराबर है, ये डी एक्स जो है ना ये डी एस के बराबर है। और हमारे पास ये आर्क लेंथ जो है ना ये किस चीज़ के बराबर है, हमें पता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। हाँ, ये तो हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो अगर हमें ये आर्क लेंथ चाहिए तो आर इसका ये रो हो जाएगा और थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिख सकता हूँ कि डी एक्स इज इक्वल टू डी एस विच इज इक्वल टू रो थीटा। इसको रीअरेंज करके मैं यहाँ पर देखो डी एक्स इज इक्वल टू रो डी थीटा, ये एक्स को इधर लाओ और रो को इधर लाओ, तो ये डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एफ एक्स बन जाएगा 1 और रो। ये जो रो है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और 1 और रो जो है ना वो बराबर होता है हमारे साथ कर्वेचर के। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कर्वेचर इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास ये रीअरेंज करने के बाद हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाता है, सही है। अब देखो इस इक्वेशन में डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एफ एक्स हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, और इसमें डी थीटा बाई डी एक्स 1 और रो के बराबर है। तो ये दो इक्वेशन जो है ना बी और सी, इसको आपस में इक्वेट करो। जो हम इक्वेट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 और रो। ये हमारे पास नया इक्वेशन बन गया और इसको इक्वेशन सी मैंने नाम दिया। अब जिसने वो फार्मूला जो जिसने वो फ्लेक्सर का फार्मूला डिराइव करने जो हम डिराइव कर रहे थे, अगर वो किसी ने किया हो, मेरी वीडियो देखी हो या बुक में या मॉड्यूल्स में किसी ने सॉल्व किया हो, तो मूवमेंट का इक्वेशन जब हम कर रहे थे, सही है, मूवमेंट की वैल्यूज कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें हमारे पास 1 और रो एम बाई ए आई के बराबर था, ठीक है। ये वहाँ से आया है, ये 1 और रो जो है ना, सही है, कर्वेचर, ये हमारे साथ एम डिवाइडेड बाई ए के बराबर है, ये फ्लेक्सर फार्मूला से हमारे साथ आया है। तो अब इस तरह करो कि देखो 1 और रो एम ई आई के बराबर है, तो इसकी ये वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर पुट करो, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई ई आई, यहाँ पर। बस यहाँ तक हमारे साथ अब फार्मूला बन गया है। अब इस तरह करो कि ई आई को इक्वेशन के इस साइड ले आओ, तो हमारे साथ बन जाएगा ई आई इज इक्वल टू, हमारे साथ बन जाएगा ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। ये हमारे साथ इक्वेशन डी बन गया है। अब ये इक्वेशन जो है ना ये हमारे पास गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्टेड शेप है या इलास्टिक कर्व। और ये किस चीज़ के लिए, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, उसमें डिफॉर्मेशन स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें स्लोप भी उस बहुत स्मॉल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये ई आई जो है ना ये क्या चीज़ होता है, ये समझो कि ये चीज़ क्या चीज़ होता है। ये आपके साथ थ्योरी के पार्ट में भी आ सकता है कि व्हाट इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या डिफाइन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, जिस तरह मिड के पेपर में आता है डिफाइन टॉर्सनल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी, ये आपके साथ आ सकता है। ये जो ई आई होता है इसको हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बीम अगेंस्ट द बेंडिंग मोमेंट, अगेंस्ट द बेंडिंग।
यानी किसी भी बीम का स्टिफनेस या स्ट्रेंथ कि वो उसको बेंडिंग से बचाए, वो उसको हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। किसी बीम का स्ट्रेस जो उसको टॉर्जन से बचाए, किसी बीम का स्ट्रेंथ जो उसको एक्सियल लोडिंग से बचाए या उसको एक्सियल रिजिडिटी बोलते हैं। किसी बीम का स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस जो उसको ट्विस्टिंग से बचाए तो उसको टॉर्जनल रिजिडिटी बोलते हैं। किसी बीम का स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस जो उसको बेंडिंग से बचाए तो उसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। सही है, तो ये आपका थ्योरी का तकरीबन पार्ट क्लियर हो गया। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इसको बोलते हैं। और ई में ये क्या होता है, ये जो होता है ये इलास्टिक मॉडुलस होता है। सही, और आई जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये तकरीबन हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास गिवन होते हैं। सही है, जो हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं, स्लो फाइंड करते हैं, तो ये हमें गिवन होते हैं। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन डी जो है ना, ये इक्वेशन आ गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जब थीटा और वाई की वैल्यू इसमें निकालते तो इसको इस तरह करते को एक टाइम इसको इंटीग्रेट करो। सही है, जब एक टाइम हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इससे हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाता है। सही है, ये डी एक्स इधर आ जाएगा एक, और हमारे पास डी स्क्वायर इधर और इसके साथ कट जाएगा। सही है, यहाँ पर भी मूवमेंट इस पे हमारे साथ इंटीग्रल आ जाएगा और यहाँ के साथ C1 भी आ जाएगा। सही, ये फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट हो गया। अब उसके बाद हमारे साथ ये इक्वेशन जब हम इसको अब इस तरह है ना, जब ये फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट हो जाए, मैं आपको ये बात शुरू में बताने वाला था लेकिन अभी हम मेरे जहन में ये पॉइंट आ गया कि हमारे पास ये डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स जो है ना वो थीटा के बराबर होता है। सही है, ये इस पेज पर भी लिखा गया था, देखो थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और थीटा किस चीज को बोलते हैं, थीटा स्लोप को बोलते हैं। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये देखो कहाँ से है, जो मैंने वो डबल इंटीग्रल के फार्मूले को एक टाइम इंटीग्रेट किया, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो ये हमारे पास इसकी जगह में थीटा भी लिख सकता हूँ। ये हमारे पास थीटा का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्लोप। सही है, उसको जब मैं सेकंड टाइम इंटीग्रेट करूंगा ये डी एक्स इधर आ जाएगा, इस पे इंटीग्रल आ जाएगी तो डी और इंटीग्रल कट जाएगा, वाई रह जाएगा। अब ये वाई किस चीज का इक्वेशन है, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है। सही है, यानी इस इक्वेशन में हमारे पास ई आई इज इक्वल टू मूवमेंट पे डबल इंटीग्रल आ जाएंगे, ये डबल इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे कांस्टेंट किया जाएगा प्लस C1x प्लस C2। इंटीग्रेशन बाकी आप लोगों को खुद आती है। सही है, यानी स्लोप के इक्वेशन में हमारे साथ एक कांस्टेंट आएगा और डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में दो कांस्टेंट आएंगे, C1 के साथ x भी आएगा। सही है, ये कांस्टेंट क्या होते हैं, C1 और C2 जो होते हैं इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये इनकी वैल्यू हमें हमें किस तरह हम ये फाइंड करेंगे, ये हम बाउंड्री कंडीशन से फाइंड करेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक मिसाल लेता हूँ कि हमें एक बीम दिया गया और हमें ये कहा जाए कि इसमें डिफ्लेक्शन फाइंड करो और उसके मूवमेंट के इक्वेशन को हम दो टाइम इंटीग्रेट करें, उसमें से x इस बीम का लेंथ लिखे। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि बी पॉइंट पर आप लोग डिफ्लेक्शन फाइंड करो और बी पॉइंट का हम वो लेंथ उस इक्वेशन में पुट करें। सही है, फिर हमारे पास ए आई बी गिवन होगी, ये बाकी मूवमेंट में की इक्वेशन में एक्स भी आ जाएगा और वाई हमने फाइंड करना है। ये C2 और C1 और C2 तो हमें गिवन नहीं होंगे, यानी इक्वेशन में तीन अननोन आ जाएंगे। तो C1 और C2 को वाई को फाइंड करने के लिए ये दो पहले फाइंड करना जरूरी है। ये दो हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये हम नॉन बाउंड्री कंडीशन से फाइंड करते हैं। ये सेकंड थ्योरी में आ सकता है कि व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशन, जिस तरह मिड के पेपर में आता है कि व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ डिफॉर्म शेप ऑफ द बॉडी। और यहाँ पर भी हमारे साथ जो बाउंड्री कंडीशंस है ना, तो वो हमारे पास नॉन डिफ्लेक्शन और स्लोप के कंडीशन होते हैं। यानी एक पॉइंट पर हमारे पास स्लोप जीरो होता है। सही है, तो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पर हमारे पास डिस्टेंस जीरो, एक बीम हो उसके स्टार्टिंग पे डिस्टेंस जीरो है तो स्लोप भी जीरो होगा या डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो उसके मुताबिक हम C1 और C2 फाइंड करते हैं। ये मैं आप लोगों को प्रॉब्लम में बताऊंगा कि किस तरह फाइंड करते हैं। सही है, ये हमारे साथ डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया कि किस तरह डिराइव हुआ, ये इसकी इक्वेशन दे। अगर आप लोग ये फार्मूला भी याद रखो ना तो आपका काम चल जाएगा। बस ये फार्मूला नहीं है, यहाँ पर मोमेंट का इक्वेशन लिखो, इसको एक टाइम इंटीग्रेट करो स्लोप आ जाएगा, दूसरी टाइम इंटीग्रेट करो थीटा का इक्वेशन आ जाएगा और इक्वेशन आपके साथ आ जाएंगे। अगर आप थीटा और वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, थीटा और वाई की, तो उस इक्वेशन के वैल्यू को ई आई पे डिवाइड करो। चलो ये हम आगे अभी करेंगे। सही है, सही है, इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन एफ है इसको हम टू टाइम्स इंटीग्रेट करते हैं इसको, इसलिए हम डबल इंटीग्रेशन मेथड करते कहते हैं। सही है, चलो अब हम शुरू करते हैं। इसके बाद ये डिस्कशन एग्जांपल पे आ जाते हैं। सही है, कि ये एग्जांपल किस तरह है, हम इस तरह करते हैं कि हमारे साथ ये एक एग्जांपल है। सही है, ये यहाँ पर हम ई आई थीटा और ई आई वाई की जो इक्वेशंस है वो फाइंड करेंगे। सही है, हम ये फाइंड करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये है कि जब आपको एक बीम दिया जाए, सही है, उसमें आपके साथ ये रिएक्शन नहीं होंगे। ये रिएक्शन आपने किस तरह कैलकुलेट करनी, उम्मीद है कि ये आप लोगों को पता होगा कि किस तरह करने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी पॉइंट पर रिएक्शन फाइंड करना हो, सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं डी पॉइंट पर ये
रिएक्शन फाइंड कर रहा हूँ, तो आप ए पॉइंट पर मूवमेंट जीरो ले लो, ये आपके साथ आ जाएगा। सही है, ये मैंने सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है। सही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मूवमेंट जीरो ले रहा हूँ, तो ये 1000 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस, और ये 500 मल्टीप्लाई 3, ये उसका फोर्स हो जाएगा, यूडीएल का मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस, ये देखो। फिर उसके बाद हमारे साथ वी मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप लोग समीशन ऑफ वाई ले लो, ये वर्टिकल जा रहा है प्लस, ये नेगेटिव आ रहा है। सही है, डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट लिखो 5×3 = 1500, माइनस आ जाएगा। उसके बाद आप लोग ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की थी, ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपके साथ वी ए भी आ जाएगा। सही है, ये इसमें तेज इसलिए जा रहा हूँ कि ये तो आप लोग को आता होगा, ये बहुत ईजी है, मैकेनिक्स वाली चीज़ है। अब उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि इसके लिए हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन उसको लिखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, सही है, कि आप लोगों ने जनरल इक्वेशन किस तरह लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कट लगाना है, यहाँ पर कट लगाना है, यहाँ पर कट लगाना, आप लोगों ने इस तरह इक्वेशन बनाना है कि उसमें सारे सेगमेंट्स के इक्वेशन आ जाए। सही है, फॉर एग्जांपल मैं इस ए बी पॉइंट पर कट लगाता हूँ। सही है, मैं इस ए बी पॉइंट पर कट लगाता हूँ और इसका मोमेंट इक्वेशन फाइंड करता हूँ। मोमेंट इक्वेशन में क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला था ना, ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। तो अगर मैं इस मोमेंट इक्वेशन को फाइंड करूं और उस पर इंटीग्रेशन ले लूं, तो मैं तब ही तो इस बीम में डिफ्लेक्शन फाइंड करूंगा। मोमेंट इक्वेशन मुझे जरूरी होता है। तो अगर इस ए बी के लिए मैं मोमेंट इक्वेशन फाइंड करूं, इधर कट लगाऊं, तो ये एक्स डिस्टेंस हो जाएगा 1125 इंटू एक्स, ये M1 आ जाएगा। सही है, अब अगर M2 फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक कट लगाओ, ये आपके साथ एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1125 इंटू एक्स, फिर माइनस, देखो ये देखो, ये यहाँ पर मैं मूवमेंट ले रहा हूँ, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किस तरह आएगा, अगर हम x से ये माइनस करें, x से पीछे वाला डिस्टेंस माइनस करो, x माइनस 1.5, तो आपके साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये तो मॉड्यूल 5 की चीज़ है कि आपने मूवमेंट इक्वेशन किस तरह निकालनी, ये तो आप लोग आनी चाहिए। सही है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर ये इधर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस किस तरह होगा, अगर हम x से ये 1.5 माइनस करें तो ये आपके साथ आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस, तो आपके साथ मूवमेंट आ जाएगा। ये देखो, ये M2 है। अब अगर मैं M3 फाइंड करना चाहता हूँ, सही है, इस पॉइंट पर कट लगाओ, ये आपके साथ x आ जाएगा। ठीक है, तो 1125 इंटू एक्स, ये पहला हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पर अगर मूवमेंट फाइंड करना चाहूँ, ये एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, तो देखो माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किस तरह होगा, अगर मैं इस x से, देखो x टोटल डिस्टेंस है, उससे ये बी पॉइंट के पीछे डिस्टेंस को माइनस करूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा, माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1.5। सही है, ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, तो बहुत बेसिक्स चीज़ है। सही है, इस मॉड्यूल को करने के लिए और 5 मॉड्यूल को करने के लिए आपको एस एफ डी बी एम डी का पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद हमारे पास ये यूडीएल जो बचता है ना, देखो ये यूडीएल इसका रिजल्टेंट 5×3 = 1500 नहीं है, 1500 तो इस डी पॉइंट तक है। मैंने इसके आगे सेगमेंट तक यहाँ पर कट लगाया हुआ है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ अगर मैं इस x से ये c तक डिस्टेंस माइनस करूँ, ये c तक डिस्टेंस अगर x से मैं माइनस करूँ, तो हमारे साथ ये मोमेंट आर्म आ जाएगा। ये उसका मोमेंट आर्म नहीं, सॉरी, ये उसका लेंथ आ जाएगा, इस यूडीएल का लेंथ। तो जो हमारे साथ लेंथ आ जाए, ये अंडर स्टडीड लेफ्ट साइड के जो अंडर ऑब्जर्वेशन यूडीएल, इसका लेंथ आ जाए तो 1500, सॉरी, तो 500 मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ। ये लेंथ कितना होगा, x माइनस 3। देखो, x से पीछे वाला डिस्टेंस माइनस करो, ये आ जाएगा। तो x से ये माइनस करो, आपके साथ ये आ जाएगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, ये उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसका रिजल्टेंट के साथ आपने मूवमेंट जो फाइंड करोगे, तो उसके साथ मूवमेंट आर्म भी मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल ये यूडीएल इसके मिड में लग रहा है, यूडीएल का रिजल्टेंट उसके मिड में लग रहा है, तो आपने ये डिस्टेंस भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x माइनस 3 का हाफ हो जाएगा। देखो, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, ये 500 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 का हाफ। सही है, ये हमारे पास यूडीएल के कैलकुलेशन है। अब देखो, इस तरह करो कि आप लोग x से जो डिस्टेंस माइनस करते हो ना, उनको एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखो। यहाँ पर ये क्यों लिखते हैं, ये बुक में लिखा गया है। सही है, ये साइन कन्वेंशन में यहाँ पर लिखा गया है कि हम जो x से वो डिस्टेंस माइनस करते हो अपने एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखने हैं। और बशर्ते ये है कि ये एंगुलर ब्रैकेट्स में अगर आपके साथ नेगेटिव वैल्यू आ जाए, अगर x की वैल्यू हमारे साथ 1 आ जाए और 1 माइनस 2 करे तो वो माइनस 1 आता है, तो ये सारा टर्म जीरो होगा। सही है, ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको हम जीरो कंसीडर करेंगे। सही है, और ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स को आपने आखिर तक खोलना नहीं है। सही है, फिर कैलकुलेशन में आप खोल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में आपने नहीं खोलना है इसको। फिर ये 250 500 पे डिवाइड हो जाए तो ये 250 आ जाएगा, और इन दोनों से इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस मूवमेंट को, इक्वेशन को यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा गया। अब देखो,
जब आप एक बीम को, किसी भी बीम को, सही है, उसका जनरल मोमेंट इक्वेशन निकालते हो और आप ये वेरीफाई करना चाहते हो कि ये मोमेंट इक्वेशन मैंने ठीक निकाला है कि नहीं, तो आप हर एक सेगमेंट को के इक्वेशन को उसमें देखो। अगर हर एक सेगमेंट का इक्वेशन उस जनरल मोमेंट के या मोमेंट इक्वेशन फॉर द होल बीम अगर उसमें आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट का इक्वेशन ठीक है। देखो 25x, 1125x-1000x-1.5 ये भी है उसमें और m1 भी है उसमें, तो इसका मतलब है कि m3 अपने ठीक निकाले। ये केस टू जो है ना, जो हमारे मॉड्यूल में, कि जो हम यहाँ पर इसके मिड में यूडीएल हो या इसके लेफ्ट साइड पे हो और हम उस यूडीएल को एक्सटेंड करते हैं, अगर उसमें हम देखें तो उसका जो हम डायरेक्टली एक्सटेंड के बाहर मोमेंट इक्वेशन फाइंड करते हैं ना, तो उसमें m1 और m2 की वैल्यूज उसमें नहीं आती, जो हम एक्सटेंड कर लेते हैं तभी आ जाती है। सही है, वो अगर मौका मिला, अगर टाइम मिला तो वो केस ही मैं डिस्कस करता हूँ। पहले पहले मैं एक केस डिस्कस करूंगा क्योंकि फर्स्ट पेपर जितने ही मैंने देखे वो ये केस वन पे आते हैं। सही है, यहाँ पर यही बात लिखी है कि M3 जो है ना वो पूरे बीम के लिए एप्लीकेबल है। सही है, क्योंकि ये दोनों बातें, ये दोनों मोमेंट के इक्वेशन इसमें आ रहे हैं। और उसके बाद ये है कि यहाँ पर जो एंगुलर ब्रैकेट्स आ जाए, अगर उसमें नेगेटिव चीज़ें आ गई, सही है, प्लस माइनस करने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यूज आ गई तो वो आपने जीरो ही कंसिडर करने। अब उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि हम थ्री को डबल इंटीग्रेंड के फार्मूले में लिखते हैं। देखो डबल इंटीग्रेंड का फार्मूला हमने डिराइव किया था ना, ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। अब यहाँ पर मूवमेंट का ये वाले इक्वेशन यहाँ पर लिखो, ठीक है, ये इसको एक दफा इंटीग्रेट करो ताकि हमारे साथ डी वाई बाई डी एक्स स्लोप का इक्वेशन बन जाए। देखो इसको जो हम एक दफा इंटीग्रेट कर दे तो एक्स स्क्वायर बाय टू, यहाँ पर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय टू कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसके साथ प्लस सी1 भी आ जाएगा। सही, ये इसका जो हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये डी वाई बाई डी एफ एक्स बन जाएगा। ये थीटा के भी हमारे पास बराबर है, यानी ये हम ये भी लिख सकते हैं कि ए आई थीटा इज इक्वल टू दिस वन। देखो यहाँ पर 1125/2, सही है, 1000/2, 250 डिवाइडेड बाई 3, ये जो हम करते हैं सिंप्लीफाइड वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी है। तो उसके बाद आप लोग क्या करें, डिफ्लेक्शन को के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आप लोग इसका सेकंड इंटीग्रेशन ले, सही है, दो दफा इसको इंटीग्रेट करें मूवमेंट के इक्वेशन को, और स्लोप के इक्वेशन को फिर आप एक दफा इंटीग्रेट करें। जो हम इसको करते हैं ये क्यूब बाय थ्री देखो क्यूब बाय थ्री प्लस ये 1x प्लस ये 2, ये इस पे डिवाइड करो, ये 3 इस पे डिवाइड करो, 4 इस पे डिवाइड करो, आपके साथ सिंप्लीफाइड मूवमेंट इक्वेशन आ जाएगा। अब स्लोप की इक्वेशन आपके साथ c1x प्लस c2, सॉरी, डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में आपके साथ c1x प्लस c2 आ रहे हैं और स्लोप की इक्वेशन में आपके साथ एक कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि हम ये C1 और C2 की वैल्यू निकालते किस तरह है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ बीम था, ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका डी पॉइंट है, यही बीम है, ठीक है, ये जो यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट पर y 0 होगा। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे साथ x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर y 0 होगा। ये देखो यहाँ पर भी सपोर्ट रिएक्शन है, यहाँ पर भी सपोर्ट रिएक्शन, तो अगर ये डिफ्लेक्ट भी हो जाए ना, यहाँ पर डिफ्लेक्ट भी हो जाए, देखो ये डिफ्लेक्ट, ये इस पॉइंट पर, तो वो डिफ्लेक्शन हुआ 0 होगा, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर होते हैं बाकी सेक्शन में, बाकी सेगमेंट, लेकिन इस ए पॉइंट बी पर पॉइंट तो नहीं होते। तो अगर हमारे पास फर्स्ट केस ये ले, सेकंड केस ये ले, नॉन बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये ले हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन जो है ना, ये स्लो, ये इस डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में पुट करो, y यहाँ पर 0 डालो, x भी 0 डालो, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सही है, c1x भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, जितने टर्म्स के साथ भी x है वो सारे टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ c2 बाकी रह जाएगा। और इस साइड पे जो हम y 0 डालते हैं तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 से हमारे पास c2 आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोग इस तरह करें कि c1 को फाइंड करने के लिए ये बाउंड्री कंडीशन सेकंड जो है कि x इज इक्वल टू 6 पर हमारे साथ y या डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो इस डिफ्लेक्शन कंडीशन को आप लोग इस इक्वेशन में पुट करो। यहाँ पर x की वैल्यू 6 लगाओ, यहाँ पर 6 लगाओ, यहाँ पर 6 लगाओ, यहाँ पर c1 मल्टीप्लाई 6 करो, ठीक है, और यहाँ पर ये 0, ये साइड 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पर मैंने इसमें वैल्यूज पुट की हुई है, क्यों आप लोग खफा हो रहे हो, देखो ये मैंने यहाँ पर इस y को 0 कर, यह साइड 0 हो जाएगा, बाकी इक्वेशन में 6 पुट करो, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरह वैल्यू हो कि वो नेगेटिव आ रही है, सही है, फॉर एग्जांपल ये 3 अगर 6 की जगह 2 आ जाए तो ये टर्म नेगेटिव आ रहा है, तो ये सारा टर्म 0 होगा। सही है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है ये बात। तो जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि आपके साथ ये c1 और c2 के यूनिट्स किस तरह पता चलेगा कि इसके यूनिट्स क्या है, ये भी बहुत ईजी है। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको किस लिए चाहिए, ये जो आप थीटा और वाई निकालते हो ना, डिफ्लेक्शन और स्लोप, तो उसकी यूनिट कंपेटिबिलिटी के लिए चाहिए। आपके साथ ई आई की वैल्यू
इंच में होगी, कीप इंच में होगी या न्यूटन मीटर में होगी, सही है। और यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू कुछ और यूनिट्स होंगे, सही है। तो ये यूनिट कंपेटिबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, और हमारे साथ यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाए mm⁴, हाँ, या EI की वैल्यू इस तरह आ जाए, तो ये mm⁴ और इन यूनिट कंपेटिबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए इन C1 C2 के यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, सही है। फिर हम इस मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, चलो ये आगे मैं आपको बता दूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, सही है। देखो इस तरह है ना कि जो हम ये इक्वेशन लिखते कि EI d² डिवाइडेड बाई d(x²) इज इक्वल टू m, तो यहाँ पर मोमेंट का क्या यूनिट होता है, न्यूटन मीटर। जो हम इसको एक दफा इंटीग्रेट करते हैं तो वो बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक दफा इंटीग्रेट करने से वो स्लोप वाला इक्वेशन है, और स्लोप की इक्वेशन में C1 होता है, तो इसका मतलब है कि C1 का ये यूनिट होगा। और अगर इसको हम दो दफा इंटीग्रेट करें, सही है, इसको हम फिर इंटीग्रेट करें तो ये न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा। और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में हमारे पास C2 की वैल्यू क्या होती है, C2 का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन होता है उसमें हमारे पास कांस्टेंट C2 होता है, इजाफी जो आ जाता है, तो उसका यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर क्यूब होगा। यानी इस तरह के यूनिट जो है ना, एक दफा इंटीग्रेट करो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये C1 होगा, दूसरी दफा करो तो ये न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा, ये C2 का यूनिट। C1 का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर है, C2 का यूनिट न्यूटन मीटर क्यूब है। अगर ये क्यूब फिट हो तो ये क्यूब फिट स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यूब फिट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपके साथ C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड हो जाए, C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू, ये स्लोप और इक्वेशन के जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करो तो आपके साथ ये इक्वेशन आ जाएंगे। देखो ये स्लोप का इक्वेशन है C1 की वैल्यू के साथ, ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू के साथ। C2 चूंकि 0 है तो मैंने नहीं लिखा है। अगर आपको कोई कहना चाहे, सही है, या आपको क्वेश्चन में गिवन हो, या आप फाइंड करना चाहते हो कि ए पॉइंट पर हमारे साथ ये EI थीटा इक्वेशन फाइंड करो, सही है, या उसकी वैल्यू फाइंड करो, तो आप यहाँ पर क्या डालो, x इज इक्वल टू 0, ए पॉइंट पर चूंकि हमारे पास x 0 होता है, लेन 0 होता है, तो यहाँ पर 0 डालो, सही है, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर EI थीटा -4125 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह करो कि EI की वैल्यू को इस पे डिवाइड करो, सही है, विद कंसिडरेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी, यूनिट्स कंपेटिबिलिटी, सही है। इस वैल्यू को EI पे डिवाइड करो, आपके साथ थीटा की वैल्यू रेडियन में आ जाएगी, और वो 180/π के साथ मल्टीप्लाई करो, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पर आप स्लोप फाइंड करना चाहते हो तो इसी में इस स्लोप के इक्वेशन में एक 0 पुट करो, सही है, तो जब एक 0 पुट करो सारा 0 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर स्लोप, सॉरी, ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर आप सी पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हो, यहाँ पर सी पॉइंट कौन सा है, ये सी पॉइंट है, इसका लेंथ 3 है, तो इस इक्वेशन में स्लोप की इक्वेशन और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में आप लोग 3 पुट करो। जो वैल्यूज आपके साथ नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है उसको 0 कंसिडर करो, ठीक है। इस इक्वेशन में चूंकि हमारे साथ EI की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको ये फाइंड नहीं कर सकता कि आपके लिए थीटा की वैल्यू फाइंड करो या वाई की वैल्यू फाइंड करो। नेक्स्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसमें EI की वैल्यू गिवन होगी, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह फाइंड करने। कुछ क्वेश्चन हमारे साथ इस तरह होता है कि उन लोगों ने कहा होता है कि EI थीटा का इक्वेशन फाइंड करो, EI थीटा की इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करो, सही है। तो ये इक्वेशन की वैल्यू है सी पॉइंट पर, इसमें 3 पुट करो, ये वैल्यू आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपने इसके साथ लिखना है। अगर आपने डिफ्लेक्शन का इक्वेशन फाइंड करना है सी पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 डालो, सही है, तो ये हमारे साथ आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट उसमें मैं आपको क्या डिस्कस करूंगा, मैं आपके साथ इंशाल्लाह फर्स्ट पेपर का जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, सही है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह है कि मेरी पूरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को ये वीडियो एग्जाम से पहले लाऊं, क्योंकि टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा टफ है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे है कि उसको टाइम देना पड़ता है, और मैं इसको टाइम ज़्यादा ना दे सका, इस वजह से वीडियोस काफ़ी लेट हो गई। तो हम इतनी मेहनत करके और टाइम निकाल कर वीडियोस बनाते हैं। आप लोगों को कम से कम चाहिए कि इनको लाइक करें, सही है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ खसूसी तौर पर शेयर करें, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट हमें शो करें। इससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और नेक्स्ट वीडियो के को करने के लिए फिर हमारा दिल करता है कि हम वीडियो बनाएं। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट शो करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फर्स्ट पेपर के इंशाल्लाह प्रॉब्लम के साथ। खुदा हाफिज़।